सभी का स्वागत है लंबवृत्तीय बेलन का आयतन समझने के लिए वर्कशीट नंबर 43 में। इसके लिए आपको आवश्यक पूर्व ज्ञान होना चाहिए बेलन का, वृत्त के क्षेत्रफल का, आयतन का और प्रिज्म की समझ होनी चाहिए। बच्चों, आप जानते हो किसी भी त्रिविमीय पदार्थ या आकृति द्वारा घेरे गए स्थान की मात्रा का माप उसका आयतन या धारिता कहलाता है। कोई भी पदार्थ या आकृति कितने स्थान को घेर रही है, उसमें कितना चीज़ें आ सकती हैं, ये उसका आयतन या धारिता या इंग्लिश में हम कैपेसिटी बोलते हैं। बेलन एक ऐसा प्रिज्म है जिसका आधार वृत्ताकार है। यहाँ पर ये बेलन को प्रिज्म की तरह दर्शा रहा है। बहुत सी किताबें बेलन को प्रिज्म नहीं मानती हैं। मैं आपको ये बता देती हूँ कि प्रिज्म क्या होता है। प्रिज्म इस तरह की आकृति है। प्रिज्म आप ऐसा भी बना सकते हो जिसके ऊपर नीचे ट्रायंगल या त्रिभुज बने हो या आयत हो, तो आयताकार प्रिज्म हो गया। ये आपका त्रिभुज है दोनों तरफ में, तो ये दोनों जो एंड फेसेस होते हैं इसके, वो समानांतर और एक जैसे होने चाहिए। आप देख रहे हो यहाँ त्रिभुज समानांतर है इस त्रिभुज के और एक जैसे हैं बिल्कुल। और इसके जो ये फलक है, ये 1 2 जो कि आप देख रहे हो कि एक आयत की शेप में है, 1 2 और एक तीसरा पीछे छुपा हुआ है, तो ये तुम्हारे चपटे होने चाहिए। बेलन के अंदर ये एक एंड है इसका और एक ऊपरी कोना है। दो कॉर्नर वाले जो वृत्त बन रहे हैं ये समानांतर और एक जैसे, ये चीज़ हो रही है, लेकिन चपटे फलक नहीं। ये जो फलक है आप देख रहे हो वृत्ताकार है, ये आपका चपटा नहीं है। तो इस हिसाब से मैं इसको बोलती हूँ। बहुत सी किताबें भी ऐसा कहेंगी कि बेलन एक प्रिज्म नहीं होता, लेकिन अब इस लाइन से सिर्फ वो इतना बताना चाह रहे हैं कि अगर इस हिस्से को आप गोल बना दो और ये गोल बना दो तो ये एक बेलन एक ऐसा प्रिज्म बन जाएगा जिसका आधार वृत्ताकार है। तो हम इस डिबेट में नहीं चलते, इस लाइन को हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते। हमारी वर्कशीट पे इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हम इसके लंबवृत्तीय बेलन के आयतन को समझते हैं। आयतन आपका दिया जाएगा आधार का क्षेत्रफल, ये आधार है आपका जो कि वृत्त के आकार का है, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, और बेलन की ऊंचाई है h, तो यहाँ पे h लिख दिया, दोनों को गुना कर दिया पाई आर स्क्वायर h। ये फॉर्मूला आपको याद करना है कि ये आकृति कैसी दिखाई देती है और इसका आयतन किस प्रकार निकाला जाता है। तो यानी बस इसके अंदर r त्रिज्या आपको पता हो और ऊंचाई या लंबाई पता हो तो वो आपका, आप आराम से इसका आयतन निकाल सकते हो। यहाँ पर एक अस्पताल के रोगी को प्रतिदिन 7 सेंटीमीटर व्यास वाले बेलनाकार कटोरे में सूप दिया जाता है। तो आप ये देख रहे हो बेलनाकार सूप है, यानी वही आकृति ले ली है क्योंकि बेलनाकार बर्तन में दिया जा रहा है तो सूप की आकृति वैसी ही हो गई है। अगर इस सूप का हम निकालना चाहें कि कितना है, ये बेलनाकार कटोरे में है तो सूप का आयतन क्या है, तो आप क्योंकि बेलन के शेप में है तो इसका आयतन पाई आर स्क्वायर से ही निकाला जाएगा। पाई हुआ 22/7, आर कितना हुआ, आर आप देख रहे हो 7 सेंटीमीटर का आधा होगा क्योंकि व्यास 7 सेंटीमीटर दिया गया है, तो इसका आधा कर दोगे 7/2 यानी 3.5 सेंटीमीटर इसका व्यास हो जाएगा। सो आप ये देख रहे हो 7/2 22/7 गुना 7/2 गुना 7/2 आर स्क्वायर के लिए, और एच आपका दिया है कटोरे के सूप की ऊंचाई 4 सेंटीमीटर तक भरी गई, ये ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है, तो h की जगह हमने 4 डाल दिया। ठीक है, और इसको सारे को हल करेंगे तो आपका 7 से 7 कटेगा, 2 का पहाड़ा 11 तक जाएगा तो ऊपर 11 रह गया और एक 7 रह गया और 2 दूनी 4 ये रहेगा गुना 7। इन सबको गुना करोगे तो आपका 154 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। अब इसी प्रकार से आपको ये देखना है कि इस अस्पताल में 250 रोगियों के लिए प्रतिदिन कितना सूप होगा। ये सूप तो हमने एक मरीज़ के लिए निकाला, 250 मरीज़ों के लिए आप इसको 250 से गुना कर दीजिए और इसकी धारिता को अंत में सेंटीमीटर क्यूब से दिखा दीजिए। सो ये आपका निकल आएगा कि कितना सूप अस्पताल को तैयार करना है। एक और प्रश्न से देखते हैं हम। शीशे की एक पेंसिल, लेड पेंसिल, लकड़ी के एक बेलन के अभ्यंतर में ग्रेफाइट से बने ठोस बेलन को डालकर बनाई जाती है। हम देखते हैं कि बाहर पेंसिल का जो टुकड़ा होता है ये बाहर लकड़ी होता है, अंदर ग्रेफाइट होता है, तो एक होल के अंदर ग्रेफाइट डाला जाता है। पेंसिल का व्यास अगर 7 mm है तो व्यास से आप इसकी त्रिज्या निकालेंगे 7/2 करके, और ग्रेफाइट का व्यास 1 mm है तो इसकी त्रिज्या निकालोगे 1/2 करके। सो आप देख रहे हो ग्रेफाइट को हमने आर से दिखाया, पेंसिल की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है यहाँ पर। सो आप देख रहे हो आर निकाला हमने 7/2 3.5 mm और इसको सेंटीमीटर में बदल दिया। तो सेंटीमीटर में आप कैसे बदलते हो, जैसे 3.5 mm है, सो इसको हम 10 से भाग करते हैं क्योंकि 10 mm हमारा होता है 1 सेंटीमीटर के बराबर। सो सेंटीमीटर को मीटर बनाना है अगर, तो हम सेंटीमीटर को मिलीमीटर बनाना है तो हम
10 से गुना करेंगे, और मिलीमीटर से सेंटीमीटर बनाना है तो 10 से भाग करेंगे। तो बड़ी इकाई से छोटी इकाई में जाने के लिए गुना होता है और छोटी इकाई से बड़ी इकाई में जाने के लिए भाग होता है। तो अब आप इसको सेंटीमीटर बना चाह रहे हो, इसलिए हमने 10 से भाग कर दिया, अभी सेंटीमीटर बन गया। अभी 1 0 है तो 1 दशमलव स्थान हमारा ऐसे मूव कर जाएगा। सो ये 0.35 cm आ जाएगा सेंटीमीटर। इसी प्रकार दूसरा वाला आधा mm में 0.5 हुआ और इसको हमने 10 से भाग किया तो 0.05 cm आ गया। ये ग्रेफाइट की त्रिज्या निकल गई आपकी और आपने पेंसिल की त्रिज्या निकाल दी। अब आपको देखना है कि ग्रेफाइट का आयतन क्या होगा, क्योंकि प्रश्न में बोल रहे पेंसिल की लंबाई अगर इतनी है जो हमारी ऊंचाई h बन जाएगी, लकड़ी का आयतन निकालना है ग्रेफाइट का आयतन। पहले हम ग्रेफाइट का आयतन निकाल लेते हैं। ग्रेफाइट का आयतन पाई r² h होगा, यानी 22/7। r की जगह आप डालेंगे 0.05 cm। तो 0.05 2 बार लिखेंगे क्योंकि r² है तो ये 2 बार आएगा, और h की जगह आ जाएगा 14। अब इसको हल करोगे तो 0.11 आएगा। कैसे आएगा? 22/7 में ये 7 दूनी 14 कट जाएगा। सो तुम्हारा 22 गुना 2, एक तरफ तो ये आ गया जो कि 44 हो जाएगा, और 0.05 को गुना करोगे तो 5 और 5 गुना होके 25। अब ये 2.05 का मतलब है 2 स्थान के बाद दशमलव, तो ऐसा एक और 0.05 है तो 4 स्थान के बाद हो गया। तो 1 2 3 4 ऐसे आपका दशमलव आ जाएगा, यानी 0.0025 ये हुआ आपका cm। इसको आपने गुना किया तो ठीक है। सो अब आपको क्या करना है, 44 और इसको गुना करना है तो आपका आएगा 11। अब इसको कैसे गुना करेंगे, आप ऐसा करिए 25 को और 44 को गुना कीजिए। 25 चौक 100 होता है, तो एक 0 आ गया और 10 हासिल हो गई। फिर 25 चौक 100 अगले वाले उसका, इन दोनों को जोड़ा तो 110। 110 इस तरीके से आ गई, ये संख्या आ गई। अब ये दशमलव का ध्यान देना है, 4 संख्याओं के बाद दशमलव है, 1 2 3 4, तो यहाँ भी 4 के बाद कीजिए 1 2 3 4, तो इधर आ जाएगा, यानी 0.11 ये आपका आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है। सो ये मैंने आपको ऐसे बताया कि कैसे दशमलव स्थान को छोड़ के बाकी सारी गुना कर लो और बाद में दशमलव स्थान लगा लो, और जैसे भी आपको अच्छा लगता है आप उस तरीके से कर सकते हो इसको, प्रश्नों को। अगला है लकड़ी का आयतन कैसे निकालेंगे। पहले पेंसिल का आयतन माइनस ग्रेफाइट का आयतन। सो पेंसिल का आयतन हमने r यहाँ पे बड़ी त्रिज्या है इसकी, सो पाई r²h बड़े r से दिखा दिया। ग्रेफाइट का आयतन पाई r²h क्योंकि यहाँ कम त्रिज्या है। सो अब पाई और h को कॉमन निकालो क्योंकि दोनों में ये सेम है। पाई का मान हमेशा 22/7 होता है, h का मान यहाँ पे 14 है, तो वो दोनों हमने बाहर निकाल दिया कॉमन, अंदर रह गया r² माइनस r²। अभी r² माइनस r² तुम्हारा हुआ, एक r है तुम्हारा 0.05 और एक r तुम्हारा है 0.35, तो बड़ा वाला 0.35 है और ये छोटा वाला 0.05 है, ये लिख दिया। अब यहाँ पे 7 दूनी 14 कट जाएगा, तो यहाँ पे 22 गुना 2 आ जाएगा। और ये कैसे हल करोगे, ये a² माइनस b² से करोगे, तो a² माइनस b² किसके बराबर होता है, a माइनस b। एक बार दोनों को माइनस कर दो और एक बार a प्लस b, दोनों को जोड़ दो। सो मैं आपको ये बता देती हूँ कैसे आएगा। ये 7 दूनी 14 हो गया, ये 22 गुना 2 44 हो गया। अब ये कैसे आए ये बताती हूँ आपको। 0.35 और 0.05, एक बार इसको जोड़ दीजिए और एक बार इसको घटा दीजिए। a प्लस बी और a माइनस बी है ना, यहाँ पे a माइनस बी कर दिया, इसमें a प्लस बी कर दिया, तो जब इसको जोड़ोगे तो 0.40 और इसको घटाओगे तो 0.30, तो पीछे की 0 लिखने की ज़रूरत नहीं होती, 0.4 और 0.3 आ गया। ठीक है। फिर आप इसको 44 को इन दोनों से गुना करोगे, 3 चौक 12। अब 2 संख्या के बाद एक संख्या के बाद दशमलव, एक संख्या के बाद तो 2 के बाद दशमलव। अब बस इन दोनों को गुना करोगे तो 5.28 सेंटीमीटर क्यूब उत्तर आ गया। ठीक है। सो एक तो आपको फॉर्मूला, एक तो क्वेश्चन ढंग से समझना है, उसके बाद ये समझने के बाद आपको पता चलेगा कैसा फॉर्मूला लगाऊं, ये आपको आइडिया लगेगा, हर क्वेश्चन के हिसाब से अलग रहेगा। उसके बाद वैल्यूज ठीक से पुट करनी है, फिर हल करना आना चाहिए। ये प्रश्न इस तरीके से होते हैं। आइए प्रश्न करते हैं। हमें प्रयास करना है। एक सॉफ्ट ड्रिंक है, वो 2 तरह के पैक में उपलब्ध है। एक जगह लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ये दे रही है, आयताकार है ये, तो आयताकार है तो घनाभाकार डब्बा हो जाएगा आपका, इसमें कोल्ड ड्रिंक मिल रही है। और एक टिन का डब्बा है जिसकी ऊंचाई इतनी दी है, ये आपका ये टिन का डब्बा है, घनाभाकार आती टिन की, उसमें है लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई इतनी। और दूसरा है व्यास 7 सेंटीमीटर वृत्तीय आधार, ये व्यास दिया है और ये ऊंचाई दी। एक प्लास्टिक का बेलनाकार डब्बा, तो ये खुद ही यहाँ बता रहा है ये बेलनाकार डब्बा है, और खुद ही यहाँ बता रहा है आयताकार आधार है, तो ये घनाभ, ये घनाभ यहाँ लिखा हुआ है, तो ऊपर घनाभ का फॉर्मूला रहेगा और नीचे
बेलन का रहेगा। किसकी धारिता अधिक है, दोनों में धारिता के लिए फॉर्मूला लगा दो और देख लो किसकी अधिक है। सो आप देख रहे हो पहला पैक है घनाभाकार जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है। तो आयतन इसका कैसे निकालते हैं, धारिता के लिए लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, सबको हल कर दो, ये आ गया। सेकेंड पैक में बेलन की व्यास दे रखे तो व्यास से त्रिज्या निकालनी है आधा करके, और ये उसकी ऊंचाई दे रखी है। अब यहाँ पे धारिता पाई आर स्क्वायर एच हुआ तो 22/7 गुना 3.5 गुना 3.5 गुना 10। तो ये जो 7 का पहाड़ा 0.5 तक जाएगा, ये काटेगा इसको। कैसे काटेगा, देखो 22/7 लिखा है इंटू 3.5 लिखा है, ये ऐसे काट दिया, 7 पंजे 35। ठीक है, इस तरीके से तुम्हारा ये 0.5 आ गया, और ये 3.5 को 10 से गुना किया तो 35 आ गया, एक दशमलव स्थान हट जाएगा 35। 350 आया ना, एक संख्या के बाद दशमलव लगा दिया, फिर इन सबको गुना कर दिया, 385 सेंटीमीटर क्यूब। तो अब दोनों में से किसका ज़्यादा है, 300 और 385 किसका ज़्यादा है, आप देख रहे हो ये ज़्यादा है। और ये कैसा है, ये क्या चीज़ थी, ये आयतन किसका था, बेलन का। यानी बेलन की धारिता यानी सेकेंड पैक की धारिता अधिक है, और कितनी ज़्यादा है, 85 सेंटीमीटर क्यूब ज़्यादा है। ठीक है, आसान प्रश्न था ना। अगला देखिए, लकड़ी के एक बेलनाकार पाइप का आंतरिक व्यास और बाहरी व्यास ये दिया है। तो एक बेलनाकार पाइप है, तो आप देखो ये पाइप अगर मैं ऊपर से बनाती हूँ, ये कोई पाइप बना है, तो ये आंतरिक व्यास हुआ अंदर का, और इसी को जब बाहर तक ले लोगे तो ये बाहरी व्यास हो गया। सो ये आपको दिया है, बाहरी व्यास दिया 28 और अंदर का दिया 24। ठीक है, इस पाइप की लंबाई दे रखी है, ये लंबाई पूरी 35 रहेगी, तो पाइप का आयतन निकालिए, ये पूरा 35 रहेगा। पाइप का आयतन निकाला। पाइप की आकृति क्या होती है, पाइप की आकृति होती है बेलन की, तो हम बाहरी त्रिज्या लिख देंगे 14, क्योंकि बाहरी व्यास 28 दिया, उसका आधा करके ये बाहरी त्रिज्या आ गया, जिसको हम RO से दिखाएंगे, आउटर बाहरी। ठीक है, आंतरिक व्यास दिया 24 सेंटीमीटर, जिसको हम RI इनर, इंग्लिश में I फॉर इनर, त्रिज्या होगी 12, 24 को आधा करा 12 आया। लंबाई ऊंचाई यहाँ बराबर रहेगी 35 सेंटीमीटर। पाइप का आयतन निकालेंगे, बाहरी आयतन में से आंतरिक आयतन घटा दिया, तो बाहरी आयतन कैसे निकलता है, पाई आर स्क्वायर एच। बस अब बाहरी के लिए RO लगा दोगे, क्योंकि हमने RO इस्तेमाल किया। आंतरिक के लिए पाई आर स्क्वायर एच लिखा, और R के नीचे I लिख दिया, क्योंकि RI किससे हम दिखा रहे हैं कि अंदर का, ये दोनों R में फ़र्क करने के लिए हम दिखा रहे हैं बच्चों, ये कि हम RO ले लिया, RI ले लिया। अभी जो हमने वर्कशीट देखी थी पीछे, उसमें R बड़े के लिए दिखाया था और एक छोटे के लिए ऐसे भी दिखाया था। आप ये भी कर सकते हो, RO को आप बड़ा R ऐसे दिखा सकते हो, और RI को आप छोटा R ऐसे भी दिखा सकते हो। ठीक है, आपको दोनों चीज़ों का ज्ञान हो, इसलिए मैंने थोड़ा अलग प्रकार से ये लिया है। ठीक है, अब पाई और H को कॉमन निकाल लोगे, ये दोनों अंदर आ जाएंगे। ठीक है, अब आप इसको कैसे हल करोगे, 22/7 गुना 35, ये आपका 7 पंजे 35 कट जाएगा, यहाँ पे कट गया। और यहाँ देखो ये 14 का वर्ग माइनस 12 का वर्ग, इसको कैसे हल करते हैं, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर को, A माइनस बी A प्लस बी। तो 14 माइनस 12 हुआ 2, 14 प्लस 12 हुआ 26, और ये यहाँ पे 22/5 ये आ गया। ये गुना करके 110 रहेगा, इन दोनों को गुना करते हैं तो 52। तो उस तरह से तुम्हारा 5720 वर्ग सेंटीमीटर क्यूबिक सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, घन सेंटीमीटर ये आपका आ गया। तो आज की वर्कशीट में हमने क्या क्या सीखा, हमने आयतन सीखा बेलन का। तो सारे फॉर्मूलेज को एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। हमने क्षेत्रफल सीखा है घन का, 6a² होता है जब हम टोटल संपूर्ण लेते हैं, और जब उसका कर्व सरफेस एरिया लेते हैं यानी पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल तो 4a² होता है। इनको बच्चों आप इंग्लिश में भी करके रखो, बहुत ज़्यादा टफ इंग्लिश तो है नहीं, TSA CSA, आपको फास्ट काम करने में आसानी रहती है। ये पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल हुआ, ये आपका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया संपूर्ण, 6a² 4a²। आयतन आपका a³ निकलता है। घना आपका 2LB + BH + HL, और जब आप पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल तो 2HL + B, कमरे की 4 दीवारों का आपने निकाला था जिस तरह प्रश्न किए थे। और जब इनके आयतन निकाले तो लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। आज बेलन हमने करा है, आयतन उसका πr²h, और इससे पिछली वर्कशीट में हमने इसका क्षेत्रफल किया था 2πr h + r, और पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πrh। सो ये जितने भी फॉर्मूलेज हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 फॉर्मूले सब बच्चों को याद होने चाहिए। ये याद होंगे तभी इनसे संबंधित प्रश्न आप कर पाओगे। फॉर्मूले तो बिल्कुल याद करके रखो, नेक्स्ट वर्कशीट अपलोड होने से पहले ये फॉर्मूले आपको ज़रूर याद रहने चाहिए। ठीक है बच्चों, आप इस काम को करिए, इनकी पिक्स अपनी टीचर्स को सेंड कीजिए, एंड कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी है यहाँ आपके लिए कि कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार आपको सीखना है कि नियमित रूप से अपने हाथों को आपको साबुन और पानी से धोना है।
ये आप ध्यान रखिए। आजकल जो कोविड चल रहा है उससे बचने का तरीका यही है। संक्रमण से बचने के लिए हाथों की स्वच्छता पे आपको विशेष ध्यान रखना है। तो साबुन से ज़रूर अच्छे से धोइए, रगड़ के ना थोड़ी थोड़ी गैप में उसको वॉश कर लीजिए। सो आपको कोविड का संक्रमण नहीं रहेगा। सेफ डिस्टेंसिंग रखिए। मुंह पर जब भी आप बाहर निकले तो मास्क ज़रूर होना चाहिए। ठीक है।